Watch the video till the end so that you don't miss anything. इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एनिमे बनने का प्रोसेस क्या है, कैसे एक पर्सन के सिंपल आइडिया से वो एनिमेटेड फॉर्म में व्यूअर्स तक पहुंचती है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप अपने हिसाब से किसी भी पार्ट को पर्टिकुलरली देख सके। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मांगा क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है और वो पॉपुलर कैसा होता है। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि मांगा से एनिमे अडेप्ट कैसा होता है और एनिमे की प्रोडक्शन कैसी होती है। पार्ट 3 में हम समझेंगे कि एनिमे प्रोड्यूस होने के बाद वो व्यूअर्स तक कैसे पहुंचता है। इन 3 पार्ट्स के टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मेरे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। एनिमे की शुरुआत 2 तरह से होती है, पहला किसी मांगा, कॉमिक या लाइट नॉवेल से अडेप्ट करके एंड दूसरा किसी स्टूडियो का खुद का एनिमे। इस वीडियो में हम फर्स्ट वाले तरीके पे फोकस करेंगे क्योंकि मैक्सिमम इसी तरह से होता है। मैक्सिमम एनिमे की शुरुआत होती है मांगा से। जिन लोगों को नहीं पता मांगा क्या होता है, मांगा इज द टर्म फॉर जापानीज कॉमिक बुक्स। एक मांगा को मोस्टली एक सिंगल इंडिविजुअल बनाता है जिनको मांगा का बोला जाता है। मांगा का इज द जापानीज वर्ड फॉर मांगा आर्टिस्ट। वो एक आदमी ही मांगा की स्टोरी, उसकी ड्राइंग, इंकिंग एक्सेट्रा सब कुछ करता है। ऐसा भी होता है कि 4-5 लोग मिलकर मांगा को बनाते हैं। कुछ लोग स्टोरी सोचते हैं तो कुछ लोग ड्राइंग, इंकिंग एक्सेट्रा करते हैं। एक मांगा कंप्लीट होने के बाद मांगा का जाता है पब्लिशिंग कंपनी के पास उसे पब्लिश करवाने। एक पब्लिशिंग कंपनी एक मैगजीन से अलग होती है एंड एन एग्जांपल ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी इज कोदांसा एंड सम एग्जांपल्स ऑफ मैगजीन्स आर वीकली शोनेन जंप एंड कोरो कॉमिक्स। एक पब्लिशिंग कंपनी मांगा मैगजीन्स को पब्लिश करने का काम करता है। तो एक मैगजीन क्या होता है? मांगा मैगजीन एक बुक होता है जिसमें बहुत से अलग अलग मांगा के चैप्टर्स होते हैं। एक मांगा चैप्टर नॉर्मली 10 to 20 पेजेस लंबे होते हैं। इन्हीं मैगजीन से एक मांगा की सक्सेस का पता चलता है। बहुत सारे मांगा का डेब्यू किसी मैगजीन में ही होता है। क्योंकि एक मैगजीन में बहुत सारे मांगा होते हैं तो व्यूअर्स सारे मांगा पढ़कर चूज कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। अगर कोई मांगा सक्सेसफुली रन करके उसके बहुत सारे चैप्टर्स पब्लिश हो जाते हैं तो मांगा का वॉल्यूम्स बनाता है। एक वॉल्यूम में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं एंड मोस्टली वॉल्यूम स्टोरी के प्लॉट पर बेस्ड होते हैं। एक वॉल्यूम 100 से 200 पेज लंबा होता है। तो अगर कोई चाहे तो वो एक साथ एक वॉल्यूम खरीद सकता है ताकि वो बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ सके। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। एनिमे स्टूडियोज का काम होता है किसी भी एनिमे को एनिमेट करना। एनिमे स्टूडियोज पॉपुलर मांगा पर रिसर्च करके पता लगाते हैं कि उसको एनिमेट करने से प्रॉफिट होगा या नहीं। इस मांगा को एनिमेट करने से प्रॉफिट होगा क्या? नहीं भाई, नहीं होगा। अच्छा, तो इस वाले को एनिमेट करने से प्रॉफिट होगा? नहीं भाई, नहीं होगा। जो पिछली बार एनिमेट किया था उससे कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं भाई, कुछ फायदा नहीं हुआ भाई। इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक एनिमे स्टूडियो डिसाइड करता है किसी मांगा को एनिमे अडेप्टेशन दिया जाए या नहीं। जब वो डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद वो मांगा के ऑथर यानी मांगाका के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं एनिमे प्रोडक्शन से रिलेटेड। एक बार मांगाका के अग्री कर देने के बाद वो स्टूडियो प्रोडक्शन शुरू करता है। अब बारी आती है वॉइस एक्टर्स की। वॉइस एक्टिंग 2 तरह से होती है। पहला, पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वॉइस एक्टर्स उसे डब करते हैं, मतलब माउथ मूवमेंट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को वॉइस देते हैं। दूसरे तरीके में वॉइस एक्टर्स पहले वॉइस दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनिमेटर्स माउथ को एनिमेट करके लिप सिंक करते हैं। ये तरीका मोस्टली यूज होता है। तो एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग हो जाने के बाद बारी आती है बैकग्राउंड म्यूजिक, ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स की। स्टूडियो हायर करता है किसी म्यूजिक कंपोजर को जो कि एनिमे के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करेगा एंड द स्टूडियो आल्सो हायर्स अ म्यूजिकल बैंड व्हिच विल प्रोवाइड ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स टू द एनिमे। जिन लोगों को नहीं पता ओपनिंग्स एंड एंडिंग्स क्या होता है, उनके लिए ओपनिंग वो गाना होता है जो हर एपिसोड के स्टार्ट में होता है एंड एंडिंग वो होता है जो हर एपिसोड के एंड में होता है। फाइनली इन सब की एडिटिंग होती है और एनिमे तैयार किया जाता है। नाउ स्टार्ट्स द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज अबाउट पब्लिशिंग ऑफ द एनिमे। एक बार एनिमे पूरी तरह तैयार होने के बाद एंट्री होती है पब्लिशर्स की। पब्लिशर्स यानी जापान में मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन टेलीविजन and some other publishers like Crunchyroll, Funimation, Anime Lab, Netflix and very few YouTube channels like MuseAsia। ये पब्लिशर स्टूडियो से उस एनिमे के राइट्स खरीदते हैं और उसके बाद उसे अपने प्रॉफिट के हिसाब से यूज करते हैं। इन पब्लिशर्स की वजह से ही व्यूअर्स एनिमे देख पाते हैं। यही एंट्री होती है अंडरग्राउंड के महासम्राट, एनिमे डकैती करने के एक्सपर्ट, करोड़ों का एनिमे देखने का एकमात्र तरीका, पायरेसी। जैसे ही एनिमे रिलीज होती है पायरेट करके इलीगल सोर्सेज पे दिखाया जाता है, जिसी की वजह से मैक्सिमम इंडियंस एनिमे देख पाते हैं। बट पायरेट करके एनिमे देखने से एनिमे स्टूडियोज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर मजबूरी है हम इंडियंस के पास ना तो कोई स्टेबल सोर्स है एनिमे देखने का जैसे कि कोई टीवी चैनल और ना ही वैरायटी है, इसलिए हम सबको सहारा लेना पड़ता है इलीगल सोर्सेज का। हमारे पास बहुत कम लीगल सोर्सेज है एनिमे देखने के लिए। क्रंचीरोल, फनीमेशन और एनिमे लैब तो इंडिया में काम भी नहीं करते। बहुत लोग वीपीएन यूज करके इन्हें देख लेते हैं
और बात रही नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम की, तो उन पे बहुत कम एनिमे अवेलेबल है एंड हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता। मोस्ट एनिमे फैंस इन इंडिया आर टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स बिटवीन द एज ऑफ 13 to 25 and most of them are dependent on their parents' income. So most of us can't afford Netflix or paid sources like that. बात आती है म्यूज एशिया जैसे यूट्यूब चैनल्स की, तो उधर भी कुछ गिने चुने एनिमे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एनिमे की प्रोडक्शन कैसे होती है। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दो यार इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।